क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे हम वर्क कर रहे थे और इसके 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 5 चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजर डोमेन्स इन अर्थ। दूसरी चीज़, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का मतलब है कि पृथ्वी में जो बेसिक या एक तरह से बोलें प्रमुख जो चीज़ें हैं, जैसे वायुमंडल है, जलमंडल है, भूमंडल है और एक ऐसा हमारा जो वातावरण है, जीवमंडल, जिसमें हम सब इन सभी का मिश्रण होता है और हम रहते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया, भूमंडल है, तो भूमंडल ऐसा तो है नहीं कि भूमंडल सिर्फ एक टुकड़ा है। भूमंडल महाद्वीपों को हम कहते हैं और महाद्वीप 7 अलग अलग बटे हुए हैं। उसी प्रकार वायुमंडल है, तो वायुमंडल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टुकड़ा है। वायुमंडल में भी लेयर से लेयर आगे बटी हुई हैं। तीसरा, जलमंडल। हाँ देखिए, जलमंडल एक तरह से सारा का सारा जुड़ा हुआ है, लेकिन जलमंडल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे समुद्र हैं, फिर कुछ ग्लेशियर्स हमारे होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जीवमंडल जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब दूसरी चीज़, हम इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट करने हैं, बाकी एनसीईआरटी आपको लेके बैठना है, या फिर अदर कोई भी बुक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपने लेके बैठना है। जो चीज़ बुक पे ऑलरेडी है और जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको आपने हाईलाइटर से या किसी अन्य चीज़ से मार्क कर लेना है। जो कंसेप्ट की चीज़ें हैं आपको उसको एक बार समझ जाना है, 2-3 बार उस वीडियो को देख लेना है, और जो पॉइंट आपकी बुक पे या किसी अन्य जगह पे छूटा हुआ है उसको आप अपने नोट्स पे या जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि भूमंडल क्या होता है। भूमंडल वो चीज़ होता है जो ठोस, जिस पे हम रहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा चीज़ है जो गैसें हैं, जो वायुमंडल है। तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि गैसें हैं जिस हवा पे हम सांस लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और तीसरा, जहाँ पे पानी की चीज़ें हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जीवमंडल या बायोस्फीयर ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे भूमि भी है, वायु भी है, और कुछ बहुत एरिया जल का भी होता है। तो ये तो प्रॉपर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें समझने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये चीज़ आप समझ होंगे। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ है जो है भूमंडल। भूमंडल को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अभी जहाँ पे थ्योरी है वहाँ पे मैं आपको थ्योरी की तरह पढ़वाते जाता हूँ। इन चीज़ों को आप समझ लेना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको मार्क करने हैं, वो आप वहाँ पे मार्क करते हुए चल सकते हैं। देखिए, भूमंडल या फिर लिथोस्फीयर, ये मैंने आपको क्या बताया, जिस भूमि पर आप रहते हैं, जो ठोस भाग है उसको हम कहते हैं भूमंडल। जो भूमंडल है वो चट्टान और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। देखिए, सबसे पहले चट्टान होता है, फिर उसकी जब वो चट्टान में थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती है तो वही चीज़ मिट्टी बनती है। तो मिट्टी और चट्टानें आपने आसपास देखी होंगी। चट्टानों से मिट्टी किस तरह से बनती है, ये क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 पे है, तो ये आगे वहाँ कवर करेंगे। फिलहाल के लिए भूमंडल आप समझते हैं कि जो मिट्टी और चट्टानें हैं। दूसरी बात, इसमें हम जितना भी हमारा पृथ्वी की सतह है उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला है महाद्वीप, जो हमारे जो स्थल रूप हैं वो हैं, और दूसरा है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन या जो आप महासागर आगे हम पढ़ेंगे उसको हम आगे देखेंगे। एक जो पॉइंट ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये वैसे एमसीक्यू आने के चांस बहुत कम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपने कभी ऊंचाई देखी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि समुद्र तल से मापन 1600 मीटर, समुद्र तल से मापन 800 मीटर, समुद्र तल से मापन जो भी आपने पढ़ा होगा आगे 2000 मीटर या 2200 मीटर। तो समुद्र जल से मापन इसलिए लिया जाता है क्योंकि समुद्र का जल चाहे वो कहीं का भी हो, उन सभी का तल एक समान होता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और जो स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जैसे पहाड़ों में जिस पे हम रहते हैं, वो 1600 के आसपास रहता है। 1600 मीटर, 1700 मीटर, 1800 मीटर। और समुद्र तल की ऊंचाई को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो अभी तो नहीं आते हैं, पहले ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते थे, रेलवेज में ऐसे क्वेश्चन खासकर आते थे
कि पृथ्वी की ऊंचाई किस तल से मापी जाती है, क्योंकि पृथ्वी का तो भारत की जो ऊंचाई है, कि भारत का तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसमें हम जो पॉइंट लेते हैं वो चेन्नई का जो समुद्र तट है वहाँ से लेते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक भारत की एक लंबी तट रेखा है। ये मैं आगे आपको इंडिया के चीज चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो भारत में जो मापन लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है चेन्नई के समुद्र तल से। दूसरी बात, अब ये देखिए, ये आपको पृथ्वी का मैप दिखाया गया है। मैंने आपसे कहा था कि मैप देखने की आदत धीरे धीरे डाल लीजिए। हो सके तो दो मैप अपने रूम पे हमेशा रखिए, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप। अब इस मैप को आप देख के समझ सकते हैं। जो लैंडमार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इसके बाद यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका का हिस्सा है। तो ये साथ हमारे महाद्वीप से हैं। और उसके बाद जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, पृथ्वी को तो वैसे भी नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 भाग समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। बाकी ये डायग्राम थोड़ा अभी लैंडस्केप में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि भूमि तल पर है। और ये कितना है, 8,848 मीटर है। अभी आपने करंट अफेयर अगर पढ़ा होगा तो पिछले साल इसकी ऊंचाई, जब इसको चाइना के जो भूवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने मापा था, तो ये 8,848.86 मीटर ये हो गया है। तो इस बात को आपने, मैं मानता हूँ, करंट अफेयर में कहीं ना कहीं देखा होगा। दूसरी बात, विश्व का सबसे गहरा जो भाग है, अब देखिए ऊंचा और गहरे में आप मेरे ख्याल से अंदर समझते होंगे। ऊंचाई क्या है, जब कोई लैंडफॉर्म है, अगर ये मेरा समुद्र है और समुद्र पे मेरी कोई चीज़ उठी हुई है, तो जो हमारी थल पे, मतलब जो ज़मीन पे जो चीज़ उठी हुई है उसको बोलते हैं ऊंचाई। लेकिन जो इतना बड़ा समुद्र तल है हमारा, जो इतना बड़ा समुद्र है हमारी पृथ्वी में, तो इस पे तो ऊंचाई हो नहीं सकती क्योंकि समुद्र पे तो ऊंचाई होगी नहीं। समुद्र पे क्या हो सकती है, गहराई हो सकती है। तो जो गहराई है वो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं, या मैरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर पे है। प्रशांत महासागर क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी ऊंचाई जो, इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर की। मतलब जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी गहरा हमारे पास जल के अंदर गहराई है। तो अब हम आते हैं महाद्वीपों पर। देखिए, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और ये हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आपने जो भी मैप लिया है, भले ही वो छोटे फॉर्मेट का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। A4 साइज़ का आप मैप ले लीजिए अगर बहुत बड़ा नहीं ले पा रहे हैं तो। अगर रूम पे आपकी जगह नहीं है जहाँ पे आप उसको लटका सकें, तो ज्योग्राफी जहाँ पे भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके फ्रंट पेज पे वर्ल्ड मैप को चिपका लीजिए A4 साइज़ का। अब देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनको आप अपने मैप पे देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं एशिया से। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, वैसे तो ये MCQ का पॉइंट है, लेकिन बहुत इजी MCQ है। एक बार जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, तो ये सबसे इजी जो है वो MCQ है। हाँ, ये इस तरह से ज़रूर आ सकता है कि आपको एक सीरीज़ दे दें कि इसको बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए, और उसमें इस तरह से दे दे नंबर 1 2 3 4, एक में एशिया दे दे, 2 में ऑस्ट्रेलिया दे दे, तीसरे में फिर यूरोप दे दे और चौथे में अमेरिका दे दे या अफ्रीका दे दे। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार क्रम आपको पता होना चाहिए, जो मैं आगे बता दूंगा। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। मेरे ख्याल से मैंने इसका मैप आपको करवाना ही पड़ेगा, तो मैं इसका मैप एक बार सेट करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैप लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था और मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड मैप आप देखने की आदत डाल लीजिए। दूसरा, ये जो रेखाएं हैं ये भी मैंने आपको बता दी हैं। ये मेरी इक्वेटर है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ, इसको आप कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। अब हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे। एशिया देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है, भारत भी एशिया में ही आता है।
पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। दूसरी बात, ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध मैंने आपको बताया था कि इस रेखा से, जो ये मेरी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो ऊपर की चीज़ें होंगी वो मेरी नॉर्थ होंगी, विषुवत रेखा से नीचे की चीज़ें साउथ में आएंगी। दूसरी बात, ये 0 डिग्री जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये 0 डिग्री जो है इसको ग्रीनिच बोलते हैं। इसके ईस्ट की चीज़ें या पूर्व की चीज़ें पूर्वी होंगी और इसके पश्चिम की चीज़ें, वेस्ट की चीज़ें पश्चिमी होंगी। तो देखिए ये किस तरफ आ रहा है, एशिया पूर्वी तरफ में आ रहा है। मैं इसको नॉर्थ साइड में भी बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ये आप पोर्शन ये वाला देख रहे होंगे, कुछ ऐसे इसका भूमध्य सागर में और थोड़ा सा इसके नीचे भी रहता है। ये जो महासागरीय द्वीप हैं, एशियन का जो पार्ट है, उनको हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये देखते हैं कि ये किसका पार्ट है, पूर्वी रेखा का भाग है। दूसरा एक जो MCQ आता है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपके पास बुक नहीं है या आप किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो या तो आपकी मैप में समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, जो बिल्कुल मतलब आपका बहुत टाइम जाएगा। तो कोई ना कोई बुक आप लेके चलिए। देखिए कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, इस महाद्वीप से केवल कर्क रेखा गुजरती है। बाकी देखिए भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, लेकिन वो द्वीप हैं, कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं। बेसिक जो है कि ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजर रही है। दूसरा, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखिए ये अगर एशिया है मेरा, तो इसका पश्चिम कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, भारत के पश्चिम में कौन से देश आते हैं, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कल्चर हमने सुन रखा है, तो ये सारे देश, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया या हॉलीवुड हो गया, ये सब हमारे लिए पश्चिम है। तो एशिया के पश्चिम में यहाँ पे, इसको आप जूम करके देखिए, यूराल पर्वत है, ये वाला हिस्सा जो है। तो इस पर्वत से ये किससे अलग हो रहा है, यूरोप से अलग हो रहा है। तो मैप की समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बाकी 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें याद हो ही जाती हैं। यूराल पर्वत इसको किससे यूरोप करता है, यूरोप से अलग करता है। और एशिया और यूरोप, इन दोनों के मिक्स भाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। बाकी इसे देखिए समुद्र से अलग है, इससे भी समुद्र से अलग है, छोटा सा एक लैंडमार्क यहाँ पे होता है। बाकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से तो ये पूरी तरह से अलग है समुद्र के थ्रू। तो यूरोप से केवल ये एक पर्वत श्रृंखला से अलग है, तो इसको हम, इन दोनों के मिश्रित युग को हम यूरेशिया कहते हैं। बाकी इसका जो अगला मेरा बड़ा महाद्वीप है, मैंने आपको बताया ना, महाद्वीपों से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, लेकिन इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा, कि इनकी सीरीज क्या है। तो दूसरे नंबर का जो बड़ा है वो है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस पॉइंट को आप, ये जो पॉइंट, ये जो फिगर है, इससे आप देख सकते हैं एशिया के बाद बड़ा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए, और अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए, ये लाइन भी गुजरी, ये लाइन भी गुजरी, ये लाइन भी गुजरी। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा लगभग मध्य से गुजरती है, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये इसमें पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये पॉइंट्स करने के लिए आपका मैप क्लियर होना चाहिए, 2-3 बार आपने रिवीजन किया होना चाहिए। इसके बाद यूरोप पे आते हैं। यूरोप एशिया से काफ़ी छोटा है। देखिए इस पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप एशिया से काफ़ी छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में। अब आप समझ पा रहे होंगे मैप को, एशिया के पश्चिम में यूरोप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। देखिए आर्कटिक वृत्त मैंने आपको बताया था, 66.5 डिग्री जो होता है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। तो 60 डिग्री यहाँ पे है, 75 यहाँ पे है। इसको आप थोड़ा जूम कर लीजिए, देखिए 60 यहाँ पे, 75 यहाँ पे है, तो 66.5 कुछ इन दोनों के बीच में होगा। तो कुछ इस तरह से ये सर्कल बन के जाता है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद यह 3 तरफ से जल से घिरा है। देखिए एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ और चौथी तरफ हमारा क्या है, एशिया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, सहारा का रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको मैप में मिल जाएंगी अगर आप NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं तो। बाकी PDF से तो आप पढ़ ही सकते हैं, और जो अपनी बुक है वहाँ पे आपको लेना है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। देखिए ये एक पॉइंट बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, अफ्रीका में स्थित है। लेकिन ये सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, लेकिन ये एक
ठंडा रेगिस्तान है, जैसे लद्दाख हमारा एक ठंडा रेगिस्तान है, उसी तरह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, लेकिन ये ठंडा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, यहाँ पे देखिए जो गर्म है ये इम्पोर्टेंट है, गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। बाकी अफ्रीका के बारे में इससे ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं। तो 3 महाद्वीपों को हम क्लियर कर चुके हैं। एक छोटा सा रेस्ट लेते हैं, इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को कवर करेंगे। तो 3 बड़े महाद्वीपों को हम कर चुके थे, जिसमें से पहला था एशिया, दूसरा था अफ्रीका, बढ़ने के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और तीसरा हमने यूरोप को कर लिया था। अब हम करेंगे अमेरिका को। देखिए ये भूमध्य रेखा है, आप इस बात को समझते होंगे। अभी इसके ऊपर की चीज़ें होंगी मेरी उत्तरी गोलार्ध पे, नीचे की चीज़ें होंगी दक्षिणी गोलार्ध पे। तो इससे ऊपर का जो एरिया है वो होगा मेरा उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को हम कहते हैं, इस पूरे एरिया को ही हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे भूमध्य सागर, सॉरी जो भूमध्य रेखा है उसको आप पिक मत कीजिएगा। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। और ये एरिया के हिसाब से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपसे कहा था कि महाद्वीपों के क्रम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी भी मिलाने को आ सकते हैं, मतलब होता है ना अरेंज करके लगाइए 1 2 3 4, उस पर आ सकते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे दिए स्थल संधि। स्थल संधि उसे कहते हैं जो हमारे 2 बड़े भागों को जोड़ता है, मतलब स्थलों को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्थल संधि। जैसे आप देखेंगे ये मेरा उत्तरी अमेरिका है, ये मेरा दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों स्थल हैं और ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पनामा संधि। इसको हम बोलते हैं पनामा संधि और इस टर्म को हम बोलते हैं स्थल संधि। तो स्थल संधि आप समझ गए, साथ में आप जल संधि भी समझिए। देखिए स्थल संधि अगर स्थलों को जोड़ लेगी तो जल संधि क्या करेगी? 2 बड़े वाटर बॉडी, जलों की जो बॉडी है उनको जोड़ेगी। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है एग्जाम्पल इसका, जल संधि। भारत में मैप को आप देखेंगे तो ये है मेरी बंगाल की खाड़ी, ये है मेरा अरब सागर, इन दोनों को जोड़ने वाला एरिया यहाँ पे जो है ये है मेरी जल संधि। ये किसको जोड़ रही है? ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ रही है। तो ये वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है, तो ये जल संधि है। और इसका जो नाम है जो यहाँ पे बोल रखा है, यह है मेरी पाल्क स्ट्रेट। इसको मैं जब आपको भारत का नक्शा मैं करवाऊँगा, भारत की जो पड़ोसी जो देश हैं और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन से इसमें महासागर जुड़े हुए हैं, सागर जुड़े हुए हैं, ये जब करेंगे तब हम इसको अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप स्थल संधि और जल संधि समझ गए। इसके बाद में देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में बता रखा है कि ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महासागर 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है। ये 3 महासागर कौन कौन से हैं? देखिए इस तरफ है मेरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, इस तरफ है मेरा अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे है मेरा ये आर्कटिक महासागर। तो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका में। मैंने आपको बताया कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और इसका जो अधिकांश भाग है, देखिए सारा तो नहीं, देखिए थोड़ा तो आपका ऊपर भी है, थोड़ा पोर्शन तो ऊपर भी, लेकिन जो अधिकांश भाग है वो कहाँ है? वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्वी और पश्चिमी तरफ पे कौन कौन से महासागर हैं? देखिए पूर्वी तरफ पे कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। पश्चिमी तरफ पे कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसके बाद एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखिए आप, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। देखिए ये वो श्रृंखला है जिसकी बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो अभी सिर्फ ये है और ये विश्व की सबसे लंबी है, तो ये भी एक पॉइंट है। और मेरे ख्याल से ऐसा ही एक क्वेश्चन उत्तराखंड के अपर पीसीएस में जो इस बार हुआ था 2021 वाला, हालांकि हुआ तो वो शायद 2022 में था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। ये देखिए अमेजन नदी बहती है कुछ इस तरह से यहाँ की ओर। तो एनसीईआरटी देखिए इसीलिए बोलते हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभी देखिए क्लास 6 चल रही है और इसी पे आपको 2 MCQ मिल गए। अभी आगे भी कभी कभी आ सकते हैं। पर्वतों का क्रम देखिए, पिछली बार तो ये डायरेक्ट आ गया था कि शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक एंडीज पर्वत से आया था हुआ था एक क्वेश्चन, या तो एंडीज से आया हुआ था और या रॉकी से आया हुआ था। तो ये दोनों यहाँ पे क्लियर हो गए आपकी। एंडीज भी इस तरह से है उत्तर से दक्षिण की तरफ,
रॉकी भी कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जब आप इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से कहाँ है, साउथ में स्थित है। देखिए भूमध्य रेखा ये है तो इसके ये साउथ में आ गया। बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। देखिए ये मेरी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और इसके जो नीचे वाला एरिया है इसमें पूरा मेरा ऑस्ट्रेलिया आता है। क्योंकि ये एक द्वीप जैसा है। द्वीप आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो वाटर बॉडीज़ के बीच में बिल्कुल हो उसको हम एक द्वीप बोलते हैं, तो इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे बन सकता है आपका। इसके बाद देखिए अंटार्कटिका। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। देखिए मैप को आपने देखना है। मैंने आपको बताया था कि छोटा मैप तो आप अपनी जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं या ज्योग्राफी की कॉपी है या अगर लूसेंट से पढ़ते हैं तो उसमें भी एक मैप को आपने चिपका ही लेना है, जो सबसे छोटा A4 साइज़ का जो मैप होता है, ताकि आप समझ सकें। उसके बाद जो हमारा लास्ट महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध पे है। तो ये क्या है, हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको इससे पहले एक जो लेक्चर करवाया था, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी, अगर मैं ये पृथ्वी मानूँ तो उत्तरी ध्रुव होना चाहिए यहाँ और दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए यहाँ। लेकिन क्योंकि पृथ्वी इस तरफ झुकी हुई है तो उत्तरी ध्रुव पहुँच जाता है यहाँ और दक्षिण ध्रुव पहुँच जाता है यहाँ। झुका होने के कारण उत्तरी ध्रुव पहुँच जाता है यहाँ और दक्षिण ध्रुव पहुँच जाता है यहाँ, जो वास्तविक स्थिति है। लेकिन प्रकाश तो अपने अकॉर्डिंग ही पड़ेगा, प्रकाश तो घूमेगा नहीं पृथ्वी घूमने के कारण। अगर यहाँ पे सूर्य है तो प्रकाश लगभग ऐसे ही पड़ता है। तो दक्षिण ध्रुव में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नहीं सूर्य की किरणों का। तो दक्षिण ध्रुव में अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंड रहती है उत्तरी ध्रुव के। तो यहाँ पे क्या है, स्थायी मानव निवास नहीं है। दूसरा, मानव निवास नहीं है, लेकिन जो हमारे शोध सेंटर होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक शोध करते हैं, तो वो सेंटर हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो हैं मैत्री, भारती, और एक नया भी भारत ने बनाया था दक्षिण गंगोत्री उसका नाम था। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों में जो भी डेवलपमेंट होती हैं, जो भी हमारे यहाँ पे हमारे शिप्स जाते हैं, भारतीय वैज्ञानिक जाते हैं, कई बार हम दूसरे देशों के साथ मिलके भी सहयोग करते हैं अंटार्कटिका में जाने के लिए, तो वो करंट अफेयर का एक पोर्शन है, उसको आपने करंट अफेयर में क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हमारे महाद्वीप पूरे हुए। मैंने आपको सबसे पहले एशिया पढ़ा हुआ है, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये हमारी क्या बॉडीज़ पूरी हुई। ये हमारी, मैंने आपको बताया था ना कि हम 4 सेक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। पहला है मेरा स्थल मंडल, फिर जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो स्थल मंडल पूरा हो गया। इसके बाद हम आते हैं जल मंडल की ओर। देखिए जल मंडल, आपने पृथ्वी को हम जानते हैं कि नीला ग्रह कहते हैं। अगर आप इस मैप को देख रहे होंगे तो अधिकतम भाग इसका जल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। अब हम आगे आके देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल है। ये पॉइंट है, ये आपको पता होगा अभी तक, वरना कितना है, 71% क्या है, जल है। और इस डायग्राम को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि जल का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। दूसरा, जलमंडल में जल जो है वो सारे फॉर्म में होता है। सारे फॉर्म में मतलब जल के सभी रूप में उपस्थित, जैसे नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल जो हम वाटर क्या बोलते हैं, जो हैंडपम्प्स होते हैं और जो अदर जो वाटर ट्रोलिंग मशीन्स होती हैं हमारी, वो जो हम जल निकालते हैं वो भी जलमंडल में आता है। वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो भी जलमंडल में आती है। दूसरा पॉइंट ये है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। 97% से अधिक भाग किस में पाया जाता है, महासागरों पे। और आप जानते हैं कि महासागरों का जल क्या है, बहुत खारा है, तो इसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक डायग्राम ये है, देखिए ऐसे डायग्राम ना आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब आप ड्राइंग करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना परफेक्ट तो आपसे बनेगा नहीं। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में बताया गया है कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जल को।
तो मानव के उपयोग में वो नहीं आ सकता है क्योंकि खारा जल है। जो शेष जल है, जो अगर मैं मानूं कि 100 यूनिट जल है, 100 यूनिट अगर मैं जल मान लूँ, तो आप जानते हैं कि इसमें से 97% क्या है, समुद्री जल है जो खारा है। दूसरा, शेष जल कितना बच गया, आप 3% बच गया। तो 3% जल का जो बहुत बड़ा भाग है वो बर्फ़ की परतों के रूप में, हिम नदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जैसे आप देखिए, भारत में हिमालय है तो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, या फिर इस बॉडी को आप देख लीजिए, ये भी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। तो बर्फ़ क्या है, अल्टीमेटली वाटर ही है। बाकी जितना भी एरिया है, यहाँ पे देखिए यूरोप का काफ़ी बड़ा हिस्सा और रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा, वहाँ पे हमेशा हमेशा बर्फ़ के मोटे मोटे रूप में बर्फ़ जमा रहती है। तो वो भी एक क्या है, जल का ही रूप है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत जो जल नदियों के भूपटल के नीचे है, जिसको हम बाहर निकालते हैं और जलवाष्प के रूप में है, ये सब भी जलों के भाग हैं। तो 3% में इसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो जो हमारे पास यूज करने वाला जल है, अलोड़ीय जल, या फिर जिसको हम वाटर को प्रैक्टिकल लाइफ में अपने यूज करते हैं, वो बहुत कम है। इसलिए नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, पानी की कमी महसूस करते हैं। तो ये प्रॉपर थ्योरेटिकल चीज़ है। इसके बाद जल में जो हम बेसिक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम महासागरों को पढ़ेंगे, जिसमें 97% जल आता है और ये क्या है, खारा जल होता है। अभी थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन है, बट यहाँ से भी देखिए आगे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, जो मैं बताता हूँ आपको। महासागर जलमंडलों का मुख्य भाग है। मैंने बताया था कि अगर जलमंडल 100% में मान लूँ तो उसका 97% क्या है, महासागर है। दूसरा आप देखिए, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म है, आप इसको समझिए, खाली इंटरेस्ट के लिए होती हैं चीज़ें। देखिए, ये जो जल आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा एक दूसरे के उधर शिफ्ट होते रहता है। कोई वाटर कभी कहाँ जाए, कहीं जाएगा, कोई वाटर कभी कहीं जाएगा। तो जैसे प्रशांत महासागर का जल है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यहीं रहेगा, वो घूम के सर्कुलेट होकर कभी हिंद महासागर में आएगा, इस तरह से, क्योंकि पानी बिल्कुल एक तरह से गतिशील रहता है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है। दूसरा, तरंगे, ज्वार भाटा। तरंगे आप समझते हैं, समुद्र से बहुत बार क्या होता है, पानी एक थोड़े स्पीड लेके लैंड की तरफ आता है और वापस चला जाता है, तो उनको बोलते हैं हम तरंगे। ज्वार भाटा आप आगे भी मैं इसको करवाऊंगा। ज्वार भाटा क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और चांद का गुरुत्वाकर्षण है, उससे जल के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जल की तरंगें ऊपर उठती हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तीसरा टर्म है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जो वाटर जो है, ये वैसे तो यूजुअली एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होता ही रहता है, बट बहुत बार विंड के प्रभाव से या गर्मी के प्रभाव से या जो भी हमारी पृथ्वी के मौसम्स हैं उसके प्रभाव से बहुत बार ये फिक्स कुछ करंट्स के रूप में, एक फिक्स पैटर्न के रूप में चलता है, तो उनको महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो ये महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार पर क्रमशः 5 महासागर मुख्य हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको महाद्वीपों का क्रम बताया था कि एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो उसी तरह आपको जो महासागर है उनका क्रम भी ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 हमारे महासागर हैं। प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर जो नीचे की ओर है दक्षिण की तरफ, और आर्कटिक महासागर जो ऊपर आर्कटिक सर्कल पे पड़ता है। दूसरी बात, जो लैंड फॉर्म्स थे हमारे, जो महाद्वीप थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए, कुछ तो जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे। जैसे एशिया और उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर एशिया और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ नहीं है, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो लेकिन जो हमारे महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका जो वाटर है वो एक दूसरे में घूमता रहता है या मिक्स होते रहता है। अब महासागरों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा जो महासागर वो है प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आप इसको देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से पूरा ये और ये इधर पे मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इस पॉइंट को अब आप समझ पा रहे होंगे। ये पोर्शन यहाँ से और ये पोर्शन यहाँ से,
ये दोनों मिलकर प्रशांत महासागर बनाते हैं। अभी आपने अगर ये सुना होगा कि जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक आपने बहुत टर्म आजकल सुनी होगी, जिसके कारण एक क्वाड का जन्म हुआ है। तो उसका विवाद ही ये है क्योंकि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यहाँ पे आता है, इसका चीन के साथ बॉर्डर जो शेयर करता है वो यही महासागर शेयर करता है। इसीलिए जो अमेरिका चाहता है कि इंडिया के भी कुछ टर्म यहाँ पे प्रशांत महासागर में आए। इंडो पैसिफिक टर्म यहीं से आता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका थोड़ा बहुत भारत का सपोर्ट लेता है इस संदर्भ में। तो प्रशांत महासागर यहाँ पे आता है। फिर इसके आगे ये जियोपॉलिटिकल्स की चीज़ें हैं, लेकिन प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और ये है किसके बीच में, देखिए इस तरफ से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरफ से एशिया और थोड़ा सा इधर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। इसके बाद हम आते हैं, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, जो कि आप डायग्राम पे समझ ही पा रहे होंगे। दूसरा, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मारियाना गर्त जो मैंने आपको बताया था पहले, कुछ 1100 मीटर के आसपास है, इसी चैप्टर में करवाया है, आगे आप देख सकते हैं। तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, लगभग यहाँ के आसपास ये है। इसके बाद देखिए प्रशांत महासागर लगभग वक्राकार है, मैंने आपको बता दिया, ये वृत्त जैसा एक बनता है। इसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। देखिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से मैप पढ़ने की हैबिट आएगी। इसके बाद आते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। देखिए ये जो है अटलांटिक महासागर है और ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। और ये किस आकृति का है, ये एस आकृति का है। देखिए कैसे, ये जो मैंने एस बनाया है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो महासागर है ये है मेरा अटलांटिक महासागर, ये एस आकृति का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। देखिए ये पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप है और अफ्रीका है। इसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये जो अटलांटिक महासागर है इसके जो तट हैं वो ये है, ये आप देख रहे होंगे, तट रेखा इसी को कहते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्या है, दंतुरित है, मतलब कि इसमें जो शेप्स हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ आगे समझाने के लिए। ये जो शेप्स बनेंगी ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, कट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन दंतुरित है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कट हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए, मतलब ये जो होते हैं जैसे अगर जहाज जाएंगे तो उनके लिए रोकने के लिए एक बहुत स्पेस जगह बना देता है। इसलिए ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर, सबसे बिजी महासागर है। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। क्यों है, क्योंकि जब भी कोई लैंड बॉडी है, अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से, अगर कोई लैंड बॉडी है तो अगर कोई शिप यहाँ से जाएगी तो इसको यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जो हार्बर होते हैं, जो पोत होते हैं जहाँ पे विमान रुकते हैं, तो वहाँ पे इनको एक अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो इस वजह से ये क्या है, सबसे बिजी है और इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। तो अटलांटिक महासागर से जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आते हैं हिंद महासागर पे। हिंद महासागर आप जानते हैं कि पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। और कौन सा देश है ये, हमारा हिंदुस्तान। तो ये भारत से नीचे का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा हिंद महासागर में आता है। भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, कुछ इस तरह से आप देखेंगे इसको, तो ये लगभग त्रिभुजाकार है। इसके बाद इसके उत्तर में एशिया, उत्तर की तरफ एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे अब। इसके बाद दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर कहाँ पे है, देखिए डायग्राम में थोड़ा बहुत जो पेन है वो ज़्यादा चल रही है, इसलिए आपको अपना डायग्राम लेके बैठना ही बैठना है। दक्षिणी महासागर आप देख रहे हैं कि अटलांटिका को ऊपर की तरफ से घेर रहा है, नीचे की तरफ से तो घेरेगा नहीं, अटलांटिका को घेर रहा है। इसके बाद यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। ये आप देखिए 60 डिग्री है, तो लगभग यहाँ से ये फैला हुआ है। इसके बाद हम आते हैं
आर्कटिक महासागर, नीचे तरफ है अंटार्कटिक महासागर, उसी तरह ऊपर पे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इसका नाम क्यों पड़ा होगा? मैंने आपको बताया था कि 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल जाता है। तो 66.5 देखिए, 75 ये है, 60 ये है, तो कुछ इस तरह से वो सर्कल जाएगा और इसी सर्कल के पास क्या है मेरा आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये आप देखिए उत्तर ध्रुव है, तो यह इसके चारों ओर फैला है। इसके बाद यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये जो आर्कटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर से, ये वाला जो प्रशांत महासागर है इससे लगभग यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। एक छिछले मतलब कि बहुत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गहरा नहीं है वहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। और इसको हम जानते हैं किससे? बेरिंग संधि के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेरिंग संधि कहाँ पे है? बेरिंग संधि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये जो दो बड़े पोर्शन थे इस चैप्टर के वो हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये 4 कंपोनेंट में बना हुआ है। एक जो हमारा स्थल है, एक जल है, एक वायु है और एक जैवमंडल है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कि 4 चीज़ें हमने इस चैप्टर पे पढ़नी थी, जिसमें से स्थल हम कर चुके हैं, जल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा बचा वायुमंडल और इन सब का जो मिक्सचर होता है जैवमंडल जिसमें हम रहते हैं। तो अब हम आते हैं वायुमंडल पे। इसकी ज़रूरत हमें अब ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बुक पे ज़्यादा लिखा हुआ है। देखिए वायुमंडल क्या है आप सभी जानते हैं। हम जिस हवा में रहते हैं ये सब क्या है? एक वायुमंडल का हिस्सा है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैस की परत से घिरी हुई है। आप जानते हैं कि पृथ्वी कुछ ऐसी है, हम इसका सतह में रहते हैं। तो वायुमंडल कुछ इस तरह से वायुमंडल ने इस पृथ्वी को घेरा हुआ है। अब वायुमंडल में क्या है? इसकी कुछ लेयर्स हैं और हमने इन्हीं लेयर्स को पढ़ना है। और ये लेयर्स देखिए एग्जाम में सीधे सीधे आ जाती हैं उठ के कि कौन सी मंडल के बाद कौन सी लेयर के बाद कौन सी लेयर है। तो ये लेयर आपको याद होनी चाहिए। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा मैं आपको कि इन मंडलों के नाम या जो एयर की लेयर्स हैं इनके नाम आप साथ साथ में इंग्लिश में भी याद रखते चलिए। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है नाम याद करना। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले है बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर या फिर हम इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं, फिर मीजोस्फीयर मध्यमंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर और उसके बाद एक्सोस्फीयर। तो ये नाम आप याद रखिए, ये क्रम याद रखिए। इसके बाद इन सब के बारे में थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं उनको हम करते हैं। बाकी ये आगे इन्वायरमेंट का पार्ट भी आता है, तो आगे मेरे ख्याल से 9th की या 10th की बुक में इसको और डिटेल में भी बताया हुआ है। अब हम आते हैं, देखिए वायुमंडल। देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैस की परत से झुकी हुई है, जिसको घिरी हुई है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो ये एक पॉइंट इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बताए थे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयर मंडल और बहिर्मंडल। अब ये जो मंडल हैं इनकी थोड़ी थोड़ी, अच्छा इस बुक में वो चीज़ नहीं है, वो आगे जो मैंने आपको बताया था कि 9th की बुक में ही है। बाकी इसमें वैसे भी चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए मैं आपको नॉर्मली अभी एक बार बता देता हूँ। जो क्षोभ मंडल है इसमें तो हम लोग रहते हैं और जो भी हमारी सांस लेने जैसी क्रियाएं हैं और अन्य जो क्रियाएं हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में जो कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल आइडियल होती हैं, किसके लिए? एयरप्लेन्स के उड़ने के लिए, और जो हमारी ओजोन परत है वो भी समताप मंडल पे ही होती है। इसके बाद मध्य मंडल है। मध्य मंडल पे क्या होती हैं? मध्य मंडल पे जो हमारे टूटते तारे होते हैं वो आके इस मंडल पर जल जाते हैं। आयन मंडल पे क्या होता है?
कि जो एक आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे हमारे जो कुछ सिग्नल्स होते हैं वो लौट कर वापस आ जाते हैं, और उसके बाद बहिर्मंडल। बाकी इनके बारे में डिटेल्स जब ये मेरे ख्याल से 9th या 10th की इकोलॉजी में ये चैप्टर है तो उसको वहाँ पे करवा दिया जाएगा। अभी के लिए जो मेन चीज़ें हैं, देखिए वायुमंडल का जो मुख्य भाग है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो इसका 99% भाग है। ये सब आपने पहले से पढ़ा होगा। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। और जो दूसरी गैसें हैं वो सिर्फ कितना है, 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और अदर जितनी भी गैसें हैं वो सब कितनी है, सिर्फ 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे हमारे पौधे हो गए, और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर खनिज में या फिर जो हमारी खाद होती है उसमें बदल देते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये क्या करती है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या करती है कि जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती है। और किस ऊष्मा को अवशोषित करती है, जो पृथ्वी बाहर की ओर छोड़ती है। इसी के कारण जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है, जो पौधा की वृद्धि के लिए, यहाँ तक कि हमारी खुद की जो एक आइडियल कंडीशन होती है उसके लिए आवश्यक है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो गर्मी की अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। इसके बाद देखिए, ऊंचाई के साथ जो वायुमंडल है उसके जो घनत्व है उसमें भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी ओर घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो ये प्रॉपर थ्योरी है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो उसकी डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कम होता जाएगा। इसके बाद ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है, और वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर जो दबाव डालता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे अलग होता है। कुछ जगहों पर हमको अधिक दाब महसूस होता है, कुछ जगहों पर कम दाब महसूस होता है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो ये प्रॉपर थ्योरी है, समझाने जैसा एज सच यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर भी अगर देखिए कहीं पे कोई एमसीक्यू बनता है, आप जानते हैं कि ऊपर की ओर जाने पर जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। इसके बाद तापमान ऊपर की ओर जाने पर घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप समझ ही रहे हैं कि जो वायुमंडल हमारे ऊपर दबाव डालता है, और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये भी एक पॉइंट है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक थ्योरी पे है, और इसके बारे में जब मैंने आपको बताया कि वायुमंडल आगे इकोलॉजी का एक पार्ट है तो बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे करवाऊँगा। अभी बस आप ये जो स्तर है इनको याद कर लीजिए, पृथ्वी पे किस किस मात्रा में है उनको याद कर लीजिए, और थोड़ा बहुत इस लेक्चर को देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं जीवमंडल पे। जीवमंडल मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीज़ें, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल जब मिल जाता है और किसी जो मनुष्य है उसके रहने के लिए एक वातावरण बन जाता है तो उसको हम कहते हैं जीवमंडल कहते हैं। और इसमें भी सारा का सारा थ्योरी है, इसको एक नज़र आप मार लीजिए। जब हम ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको जीवमंडल कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। ये भी आगे साइंस का पार्ट है, 9th क्लास के साइंस से ये। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन पे, इस चैप्टर पे जो क्लास 7 के लेवल, क्लास 6 के लेवल पे जहाँ जहाँ से मेन एमसीक्यूज बनते हैं, जहाँ जहाँ से कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इवन किस एग्ज़ाम पे वो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। जो जो पॉइंट से एमसीक्यू बनते हैं, जो जो पॉइंट्स आपको यहीं याद करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो पॉइंट्स आगे की क्लासेस में क्लियर होंगे, जैसे ये वायुमंडल का थोड़ा सा पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी के रूप में करवाया है, इनको आप एक बार वैसे ही पढ़ लीजिए। बाकी इनके बारे में डिटेल्स, जो इसके स्तर होते हैं, कितनी कितनी जो इनका किलोमीटर पे ये चेंज होता है और क्या क्या इस पर ज़्यादा इनकी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे 9th की क्लासेस में करवा दूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इसके आगे के लेक्चर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।